गर्म कर दिया जाएगा NaCl तो कैसा होता है, पीले रंग का होता है। क्यों? जब उसे सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं तो गर्म करने पर NaCl के अंदर Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन, इनकी प्लस कोण है Na और माइनस कोण है Cl। जब उसे सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करेंगे तो सोडियम वाष्प के परमाणु में कहाँ आएंगे, क्रिस्टल की सतह पे आएंगे और अंदर से किसको खींचेंगे, वो क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन को खींचेंगे तो सोडियम यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निष्कासन करेगा, सोडियम आयन बनाएगा और सोडियम आयन क्लोराइड आयन को खींच के NaCl का निर्माण कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, Cl के स्थान पे पहुंच गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचा वो कहलाया F केंद्र है और इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो क्रिस्टल का रंग है वो परिवर्तित हो गया, इसी का वो पीले रंग का। तो ऋणायनिक विक्रिया के कारण दूसरा हो सकता है अंतराकाश में धनायन आने के कारण, अंतराकाश में कौन आ जाए, धनायन आ जाए। जब अंतराकाश में धनायन परमाणु आ जाएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा, धनायन की संख्या बढ़ जाएगी तो धातु आधिक्य दोष इसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। अब अंतराकाश में धनायन आए, जैसे यहाँ पे कौन आ गया, पॉजिटिव आयन आ गया, धातु आधिक्य दोष हो गया, लेकिन क्रिस्टल कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाला। तो साथ में और कौन आया अंतराकाश में, इलेक्ट्रॉन भी आया, तो फिर जो क्रिस्टल है वो वैद्युत उदासीन हो जाएगा, मतलब धातु परमाणु भी बढ़ गए लेकिन क्रिस्टल भी कैसा है, वैद्युत उदासीन है। एग्जाम्पल लिया जाता है ZnO का, क्योंकि ZnO जिंक ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो वो भी पीले हो जाता है। तो उसका कारण क्या है कि जिंक ऑक्साइड को जब गर्म करेंगे तो ZnO क्या करेगा, Zn+2 आयन देगा, प्लस में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेगा और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करेगा। ऑक्सीजन गैस होगी क्रिस्टल से बाहर चली जाएगी, बचे हैं Zn+2 आयन और इलेक्ट्रॉन। Zn+2 आयन और इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएंगे, अंतराकाश में आ जाएंगे, इसी कारण धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष धातु परमाणु की संख्या कम हो जाए या ऋणायन की संख्या बढ़ जाए। धातु न्यूनता दोष कैसे हो सकता है, यहाँ तो ऋणायनिक रिक्तिका है तो यहाँ किसको करेंगे हम, धनायनिक रिक्तिका के कारण। क्रिस्टल से कौन चला जाए, धनायन चला जाए, क्रिस्टल से कौन निकल जाए, जैसे धनायन निकल, क्रिस्टल से धनायन निकल गया तो अब एक क्रिस्टल से धनायन निकला, क्रिस्टल से धनायन निकला तो क्रिस्टल कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज वाला है, तो ऋणायन तो बढ़ गया लेकिन क्रिस्टल कैसा हो गया, वैद्युत उदासीन नहीं, वो नेगेटिव चार्ज वाला है। तो नेगेटिव चार्ज वाला है तो नेगेटिव चार्ज खत्म कैसे होगा कि इसके अंदर से दूसरा कोई धनायन जो है वो अपने ऑक्सीकरण के अंदर वृद्धि कर ले। जैसे यहाँ पे कोई धनायन गया तो ये ऑक्सीकरण कितना कर ले, अपना +2 कर ले, इसलिए ये भी कैंसिल, तो वैद्युत उदासीन हो जाएगा। तो यानी कि धनायनिक रिक्तिका का कारण क्या होगा कि जो क्रिस्टल है वो धातु न्यूनता दोष उसके अंदर उत्पन्न होगा और धातु न्यूनता दोष वैद्युत उदासीन करने के लिए दूसरा कोई धनायन जो है अपने ऑक्सीकरण में वृद्धि कर लेगा। क्योंकि जो FeS होता है, FeS वो उसको जब गर्म किया जाता है, उसके अंदर जब धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाता है तो वो सोने के जैसे चमकने लगता है, इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है कि धातु की सोने की तरह इसके अंदर चमक होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ जो Fe+2 आयन है वो क्रिस्टल से बाहर निकलेंगे, Fe+2 आयन जब क्रिस्टल से बाहर निकलेंगे तो उसके अंदर धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होगा और वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए दूसरा जो Fe+2 आयन है वो अपने ऑक्सीकरण में वृद्धि करेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, +3 के अंदर चले जाएंगे। तो ऋणायनिक विक्रिया का कारण। अब दूसरा धातु न्यूनता दोष को उत्पन्न हो सकता है अंतराकाश में ऋणायन के आने के कारण। जैसे अंतराकाश में यहाँ कोई ऋणायन आ, अब ऋणायन आ गया, क्रिस्टल नेगेटिव चार्ज वाला, वैद्युत उदासीन करना है, कब होगा, कोई भी ऋणायन क्या करे, अपना ऑक्सीकरण में वृद्धि कर ले, तो इससे धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाएगा और क्रिस्टल भी वैद्युत उदासीन ही रहेगा। अब अशुद्धता दोष, यानी कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर दूसरे पदार्थ की अशुद्धि मिला दी जाए तो वो अशुद्धता दोष उसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। जैसे NaCl का क्रिस्टल, उसके अंदर SrCl2 की अशुद्धि मिला, NaCl के क्रिस्टल में SrCl2 की अशुद्धि मिला दी
तो यहाँ जो Sr+2 आयन है वो क्रिस्टल से Na+ आयन को हटाएगा। जैसे यहाँ +2 है Na+, इसको हटाया और इसकी जगह कौन आया Sr+2। अब Na के ऊपर जो चार्ज है +1 और Sr पे है +2, तो एक Sr+2 किसको हटाएगा, 2 Na+ को हटाएगा, तो एक के स्थान पे तो खुद आ जाएगा और दूसरा स्थान कैसा रह जाएगा, रिक्त रह जाएगा, तो अशुद्धता दोष कहलाएगा। तो ये सारे के सारे डिफेक्ट हो गए स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइक और अशुद्धता दोष। उसके बाद है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्योंकि जो ठोस होते हैं वो सारे के सारे वैद्युत का चालन नहीं करते हैं, सारे के सारे वैद्युतीय गुण नहीं दर्शाते, कोई दर्शाते हैं कोई नहीं दर्शाते। इस तरह से उन्हें वैद्युतीय गुणों के आधार पर 3 प्रकार के ठोस होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं इंसुलेटर और एक होते हैं सेमीकंडक्टर अर्धचालक। चालक जिनमें विद्युत का चालन आसानी हो जाए चालक, जिनमें नहीं हो अचालक, और जिनके अंदर गर्म करने या अशुद्धि मिलाने पर विद्युत का चालन वो कहलाते हैं सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। अब इनका जो चालक होता है वो सभी का अलग अलग होता है। चालक जो होता है उसकी चालकत्व का मान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 10 की पावर 4 से लेकर और 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ये होता है। चालक तो क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। और अचालक का जो चालक होता है बहुत ही कम होता है, 10 की पावर -20 से लेकर और 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि 10 की पावर -20 कम है और उसके बाद -10 से ज्यादा करके थोड़ा बहुत 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 तक लेता है। और अर्धचालक जो होते हैं उनकी चालक का जो मान होता है वो 10 की पावर -6 से लेकर और 10 की पावर +4 तक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इनके चालकत्व का मान होता है। अब जो ठोस होते हैं उनके अंदर विद्युत का चालन जो होगा, विद्युत का चालन किसके कारण होता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री आयन, इनके कारण ही विद्युत का चालन होता है। इसलिए ठोस होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, तो कहते हैं हम धात्विक ठोस और एक होते हैं आयनिक ठोस। इनके अंदर अभिकरण आयनिक ठोस में अभिकरण धातु परमाणु, धात्विक ठोस कि धातु परमाणु होंगे उनके अंदर क्या पाए जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो विद्युत का चालन करेंगे। आयनिक ठोस के अंदर ठोस अवस्था में तो विद्युत की कैसे रहेंगे, चालक रहेंगे, कि आयन करेंगे होते, लेकिन गलित अवस्था के अंदर या जलीय विलयन के अंदर इसके आयन फ्री हो जाते हैं, और आयन फ्री हो जाते हैं इसलिए विद्युत का चालन कर ले जाते, तो फ्री आयन मिलेंगे इसलिए वो विद्युत का चालन करेंगे। धात्विक ठोस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए, ये सभी के अंदर ठोस अवस्था के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए वो चालन करते हैं। तो ये ठोस गलित और सभी अवस्था के अंदर विद्युत का चालन करता है धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस को समझने के लिए सिद्धांत दिया गया बैंड सिद्धांत, किस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का चालन होता है, तो बैंड सिद्धांत के आधार पर समझते हैं। बैंड सिद्धांत जो होता है वो एमओटी के अंदर आधार पे है। एमओटी बड़ी आरबी के अंदर है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत, ये परमाणविक कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं, और उन आणविक कक्षकों की जो ऊर्जाएं होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। जो पास पास जो कक्षक होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाते हैं, तो उस आधार पर समझाया गया है। तो बैंड सिद्धांत के आधार पर इसे समझते हैं। बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी क्या होगी, पता है कि परमाणु कक्षा का आणविक कक्षा को निर्माण करते हैं, उस तरह से बैंड थ्योरी को समझते हैं। अब बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक कौन है, अचालक कौन है या अर्धचालक, वो बैंड सिद्धांत के आधार पर समझना है। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक कौन होंगे, जिनके अंदर अर्ध भरा संयोजकता बैंड या संयोजकता बैंड व रिक्त चालन बैंड के मध्य अति व्यापन, कि जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो तो होता है कहलाता है संयोजकता बैंड,
जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया तो जहां इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं वो कहलाता है रिक्त चालन बैंड। तो यदि अर्ध भरा संयोजकता बैंड जैसे यहां है, ये है संयोजकता बैंड और ये है रिक्त चालन बैंड। तो संयोजकता बैंड यदि कैसा है कि अर्ध भरा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से इसके अंदर पहुंच जाएंगे तो ये विद्युत का चालन आसानी से करने लगेगा। या फिर क्या हो, ये रिक्त चालन बैंड ये संयोजकता बैंड दोनों के अंदर क्या हो जाए, अति व्यापन हो जाए। तो अति व्यापन हो जाए तो इस संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन रिक्त चालन बैंड में चले जाएंगे, विद्युत का वो आसानी से चालन करने लगेंगे, वो चालक हो जाएंगे। अचालक कौन से होंगे, जिनके अंदर रिक्त चालन बैंड और संयोजकता बैंड, ये संयोजकता बैंड हो गया, ये रिक्त चालन बैंड, इन दोनों के बीच जो ऊर्जा अंतर है एनर्जी का वो मैक्सिमम होता है, बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं जाता तो विद्युत का चालन नहीं कर पाता अचालक। अर्धचालक में क्या होता है, रिक्त चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच जो एनर्जी गैप होता है वो कम रहता है। तो जब इसे गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर ये इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से रिक्त चालन बैंड में पहुंच जाएंगे और विद्युत का वो चालन करने लगेगा। अब जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक जो होते हैं, उनके अंदर कोई तो ऐसा होता है गर्म करने पर विद्युत का चालन करने लगा है, लेकिन कोई अशुद्धि मिलाने पर विद्युत का चालन करते हैं। तो इनकी जो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो तरह के, एक को तो कहते हैं नेज या शुद्ध अर्धचालक। नेज या शुद्ध, जिन्हें गर्म कर दिया जाए तो विद्युत का चालन करने लग जाए, नेज या शुद्ध अर्धचालक, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। और एक होते हैं अपमिश्रण। अपमिश्रण ये अर्धचालक है जिन्हें गर्म करने पर विद्युत का चालन नहीं होता, लेकिन उनके अंदर क्या मिला दिया है, अशुद्धि मिला दी जाए, उसके बाद वो विद्युत का चालन करते हैं, वो अपमिश्रण अर्धचालक कहलाते हैं। अपमिश्रण अर्धचालक दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं पी टाइप और एक दूसरा होता है एन टाइप। पी का मतलब पॉजिटिव और एन का मतलब नेगेटिव। पी टाइप कौन से होंगे कि मान लीजिए क्रिस्टल है वर्ग 14 के तत्वों का, ठीक है, सिलिकॉन का, सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तो सभी ने अपने आसपास 4 परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन का साझा करके बल बना रहे हैं। सिलिकॉन का क्रिस्टल। अब पी टाइप यानी पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इसके अंदर कोई ऐसा अशुद्धि मिला दी जाए इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या इनकी बजाय कम हो बाह्यतम कोश। तो इनकी जब वर्ग 14 के क्रिस्टल के अंदर हम वर्ग 13 की किसी भी तत्व को मिलाया जाता है, जैसे इसके अंदर एल्यूमिनियम मिलाया तो सिलिकॉन के स्थान पे कौन आएगा, एल्यूमिनियम आएगा। अब एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक का साझा इधर कर लेगा, एक का साझा इधर कर लेगा, एक का साझा इधर कर लेगा, लेकिन यहाँ क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन गैप रह जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन छिद्र कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन छिद्र है तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वहां कमी हो जाएगी फिर दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसलिए इसके अंदर विद्युत का चालन होने लग जाएगा। इसी कारण जब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए इसे पी टाइप है, ठीक है, पी टाइप हो जाएगा। इसके अंदर उल्टा पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए ये तो है एल्यूमिनियम से डोपित सिलिकॉन, सिलिकॉन के अंदर किसको मिलाया, एल्यूमिनियम को मिलाया, तब तो कौन सा बना है, पी टाइप। लेकिन पूछा उल्टा सिलिकॉन से डोपित एल्यूमिनियम किसको मिलाया, सिलिकॉन। अब एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के 4, तो 3 के क्रिस्टल में चौथा मिलाएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो उसके यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसे कह देंगे एन टाइप। तो एन टाइप क्या होते हैं कि मान लीजिए वर्ग 14 का क्रिस्टल है, इस वर्ग 14 के क्रिस्टल के अंदर वर्ग 15 का तत्व मिला दे, जैसे फास्फोरस मिलाया तो 1 इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ करेगा, एक का यहाँ, एक का यहाँ, एक का यहाँ। अभी क्या हो गया, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण वो विद्युत का
चालन करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए कौन सा हो गया ये एन टाइप कहलाएगा। ये हो गया पी टाइप एंड एन टाइप का। अब ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं कहाँ काम आते हैं, तो विद्युत के जो अवयव बनाने में, डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में, विद्युत की जो सोलर प्लेट होती है उनके अंदर डायोड जो होते हैं उनको बनाने के अंदर इन सबका उपयोग किया जाता है। तो ये सारे के सारे हो गए इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सोलर, तो उसके वैद्युतीय। उसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सोलिड, ठोस के चुंबकीय गुण। ठोस के अंदर चुंबकीय गुण किसके कारण उत्पन्न होते हैं कि ठोस के अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उत्पन्न होंगे। इलेक्ट्रॉन के अंदर दो प्रकार की गति हो सकती है कि एक तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने नाभिक के चारों ओर कक्ष के अंदर घूमता है, वो गति जिसे कक्षीय गति कहते हैं, उसके कारण उसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण, सबसे ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण उसके अंदर चुंबकीय मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा इसी कारण उत्पन्न होती है। और एक गति जो होती है वो इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष के ऊपर घूमे तो अक्षीय गति हो जाए या चक्रण गति कह सकते हैं उसके कारण। तो दो प्रकार की गति कारण उसके अंदर मैग्नेटिक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो सकते हैं। अब चुंबकीय गुणों के आधार पे हम पुरानी कक्षाओं के अंदर जो पढ़ते आ रहे थे वो दो प्रकार के हम ठोस पढ़ते आ रहे हैं, या दो प्रकार के चुंबकीय गुण पढ़ते हैं, अणु चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अणु चुंबकीय, जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो प्रतिचुंबकीय होता है। एमओटी के अंदर भी पढ़ा है अणु चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। लेकिन यहाँ सॉलिड के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर सॉलिड बनाए हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। एक तो जाएगा अणु चुंबक, दूसरा प्रतिचुंबक, तीसरा लोह चुंबक और चौथा प्रतिलोह चुंबक और पांचवा पेरिचुंबक। अणु चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बलता से आकर्षित हो, इनके अंदर अयुग्मित अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस कारण वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बलता से आकर्षित हो। जैसे कॉपर +2 निकाल सकते हैं। कॉपर +2 के अंदर कि कॉपर विन्यास होता है 3d10 दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 3d9, इसके अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया अणु चुंबकीय हो गया। इसकी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो होता है n+2। n कौन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही अधिक है। तो ये हो गया प्रतिचुंबकीय, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बलता से प्रतिकर्षित होती है प्रतिचुंबकीय। इनके अंदर सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए वो चुंबक क्षेत्र की दुर्बलता से प्रतिकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। एक तो लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय क्या होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं। एक बार चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो प्रबलता से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इनके अंदर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनके अंदर जो साथ साथ जो कण होते हैं इनके अंदर, उनके कणों को डोमेन के रूप में मानते हैं। डोमेन जो होते हैं जैसे एक तरफ पॉजिटिव आयन, एक तरफ नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इस तरह के कण पाए जाते हैं, वो डोमेन कहलाते हैं। अब इन डोमेन के जो क्रम होता है जन की जब इन्हें इस तरह के ठोस को चुंबकीय क्षेत्र को अंदर रखा जाता है तो डोमेन का जो क्रम होता है वो सभी का एक ही तरफ हो जाता है। जैसे मान लीजिए डोमेन इस तरह से एक इधर था, एक इधर था, इधर था, एक इधर था मान लीजिए, या नीचे की तरफ था। तो जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इन सभी डोमेन का जो क्रम है वो एक ही तरफ हो गया, इस तरह सारे के सारे एक ही तरफ व्यवस्थित हो गए। और एक ही तरफ व्यवस्थित हो गए तो जब इनसे चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया तो भी डोमेन का क्रम चेंज नहीं हुआ। तो डोमेन का क्रम चेंज नहीं हुआ तो इसके अंदर चुंबकीय गुण भी उत्पन्न हुए, यानी कि ये भी चुंबक की तरह ही व्यवहार करने लगे। तो यानी कि इसके अंदर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोह चुंबकीय पदार्थों से हम स्थायी चुंबकीय बना सकते हैं। क्यों? कि जब उन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रबलता से आकर्षित होते हैं, लेकिन साथ साथ के अंदर उसके जो डोमेन का क्रम है वो एक बार जिस तरफ व्यवस्थित हो गए वो उसी तरफ व्यवस्थित रहता है, वो बार बार चेंज नहीं होता है, इनका अपना क्रम चेंज नहीं करते हैं। तो इसके कारण उसके अंदर स्थायी रूप से चुंबक तो उत्पन्न हो जाता है, वो लोह चुंबकीय हो जाएंगे, जैसे आयरन हो गया। एक उधर प्रतिलोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से प्रतिकर्षित होते हैं, रिपल्सन करते हैं, लेकिन बोधी प्रबलता से,
करते तो ये भी हैं प्रति चुंबकीय भी, लेकिन ये दुर्बलता से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी प्रबलता से प्रतिकर्षित होते हैं। इनके अंदर भी क्या होता है, जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इनकी डोमेन का जो क्रम होता है वो एक दूसरे के विपरीत आ जाता है। जैसे एक इधर है दूसरा इधर हो गया, एक इधर है दूसरा इधर हो गया, तो डोमेन का जो क्रम है दूसरे के विपरीत हो गया, क्योंकि ये बढ़ा रहा है तो ये कम कर रहा है, ये बढ़ा रहा है ये कम कर रहा है। कि जब इन डोमेन का जो क्रम एक दूसरे के विपरीत होगा तो डाइपोल मोमेंट जो है, चुंबकीय आघूर्ण जो है उसका मान 0 हो जाएगा। इसके डाइपोल मोमेंट का जो मान होता है उसमें आता है 0। इसने बढ़ाया इसने कम कर दिया, इसने बढ़ाया इसने कम कर दिया, डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। लेकिन लोह चुंबकीय डाइपोल मोमेंट का मान बहुत ही अधिक होता है। अब होते हैं फेरी चुंबकीय। फेरी चुंबकीय क्या होते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित तो होते हैं लेकिन ना बहुत प्रबलता ना बहुत दुर्बलता, तो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। इनके अंदर भी डोमेन पाए जाते हैं और इन डोमेन का जो क्रम होता है वो एनिमेट होता है, क्योंकि इसका सभी का एक ही दिशा में, इसका एक दूसरे के विपरीत, तो तीसरे प्रकार से बच गया फिर। यानी कि इनके जो डोमेन का क्रम होता है वो निश्चित नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक इधर है दूसरा इधर हो गया, तीसरे में इधर हो गया, चौथे में फिर इधर हो गया, पांचवे में फिर मान लीजिए इधर हो गया, तो इस तरह से डोमेन का कोई निश्चित क्रम नहीं पाया जाता, तो वो कहलाएंगे फेरी चुंबक। फेरी चुंबकीय के डाइपोल मोमेंट का जो मान होता है वो लोह चुंबकीय के बजाय कम रहता है। या फिर कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो है वो फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय से कम रहता है। इसका फेरी चुंबक, तो फेरी चुंबकीय होता है। तो इस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आधार पर सॉलिड होते हैं 5 प्रकार के, अणु चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रति लोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। दुर्बलता से चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। प्रति चुंबकीय दुर्बलता से प्रतिकर्षित होते हैं क्योंकि उनके अंदर सभी के सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोह चुंबकीय प्रबलता से आकर्षित होते हैं और इनसे स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। प्रति लोह चुंबकीय प्रबलता से प्रतिकर्षित होते हैं और इनके जो डोमेन का क्रम एक दूसरे विपरीत होता है, इसलिए डाइपोल मोमेंट का मान 0 रहेगा। और फेरी चुंबकीय, फेरो जो मैग्नेटिक होते हैं उनकी बजाय इनके डाइपोल मोमेंट का मान कम रहता है, तो इनकी दुर्बलता से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये सभी इस